चलिए देखिए, सुन लीजिए भाई। हमने बताया आपको महसवा सूत्रों की संख्या कितने बताया था? ये भैया ऑन है ना? ये महसवा सूत्रों की संख्या कितने बताया था? 14 बताया था। इसकी उत्पत्ति भी बताया था कि भाई महर्षि पाणि के उपासना से खुश होकर के शंकर जी ने क्या किए? 14 बार अपने डमरू को बजाए। और जब 14 बार अपने डमरू को बजाए, उनके डमरू से जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि को एकत्रित करके महर्षि पाणि जी ने उसी को किसमें परिवर्तित कर दिया? तो महसवा सूत्र में परिवर्तित कर दिया। यह कहानी आपको मैंने कल बताया। वह यही डमरू से आवाज निकले हुए थे कि अयुड़ लिरिक। देखिए आपकी किताब में दिया है री लिरिक दिया है। क्या दिया है? री लिरिक दिया है। हमने पढ़ने के लिए उसको, यानी आपको पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो, आसानी हो याद करने में, इसलिए लिरिक को कहाँ कर दिया है? आगे कर दिया है। ठीक है ना? तो इस बात से घबराइएगा मत। आपको इसको पढ़ भी सकते हैं, लिरिक पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए कर दिया लिरिक, क्योंकि लिरी आगे आ गया तो आप उससे क्या करेगा? आसानी से पढ़ लेंगे। तो देखिए, अयुड़ लिरिक एयंग एच हैवरट लड़ यम गणनम झबया गणदस जब गणदस खपचट तऊ कपया ससर हल। देखिए आपको ये बड़ा लग रहा है ना, तो इसको तोड़ लीजिए ना। खप छठ, देखिए खप छठ तऊ, यहाँ से देखिए ना, इसको तो खप हो गया, छठ हो गया, यहाँ तक अतौ। ऐसा समझ में? जैसे देखिए ख फ छठ, ठीक है ना? देखिए खप छठ चट तौ। आप इसको तोड़ के कोई भी चीज़ है, जैसे यम गणनम हो गया, यम गणनम, फिर से यहाँ से जब गणदस है, जब गणदस है। तो इसको जब आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, तो और आसानी पूर्वक याद होगी। एक बार और हमारे साथ बोलिएगा। अयुड़ लिरिक यंग एच हैवरट लड़ यम गणनम झबया गणदस जब गणदस खपचट तऊ कपया ससरा हल। आई बात समझ में ना? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण एवं प्रत्याहार लिखिएगा हेडिंग, वर्ण। वर्ण 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 बोले बोले लिखिएगा। वर्ण का अर्थ है, वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। नीचे से लिखिएगा, मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके,
जिसका विभाग न हो सके। जिसका विभाग न सके, जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना जी, जैसे अ, ई, उ, क, त, न इत्यादि। अब देखिएगा इधर क क्या लिखे हैं, क में क्या लगा ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूरा क लिख देते तो इसका विभाग हो जाता, यानी ये टूट जाता। अगर पूरा क लिखते तो क्या होता, टूट जाता। कैसे टूटता, क प्लस अ से टूटता। ठीक है ना, ये बात समझ में आया ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि जिसका क्या ना हो, विभाग ना हो, तो यहाँ इसका विभाग नहीं होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए नीचे से लिखिएगा, संस्कृत में स्वर और व्यंजन संस्कृत में स्वर और व्यंजन व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। दो प्रकार के वर्ण होते हैं। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, स्वर। स्वर 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 जिसको अच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अच। स्वर को अच बोला जाता है। लिखिएगा, बोले जिन वर्णों के लिखिएगा, जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, हो गया, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर। लिखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में हो गया, हो गया,
क्या बोले हैं? एक मात्रा का समय लगे, 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 उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कभी भी पूछ देता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है ना। और दूसरा आईडी डालिएगा, हाँ ये लिख लेना जैसे में दीर्घ स्वर। हो गया दीर्घ स्वर? बोले, लिखिए। लिख लीजिए दीर्घ स्वर में जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 8 होती है। हो गया? बोलिए। हाँ ई है बड़ी, ये हाँ बड़ी री है ये। हाँ जैसे री होता है ना, इसमें बस ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? बड़ी री। देखिए यही ना बताए थे कल कि लिरी का दीर्घ नहीं होता है, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। लिरी हमेशा किसमें रहता है? ह्रस्व में रहता है। जैसे अगर आपके ऑप्शन में पूछ देगा कि निम्न में से किसका दीर्घ नहीं होगा, निम्न में से किसका दीर्घ नहीं होगा, ऑप्शन में दे देगा अ ई उ लिरी, तो किसका नहीं होगा? लिरी का दीर्घ नहीं होता है, और सबका दीर्घ होता है। अ प्लस अ मिल के आ बनता है, ई प्लस ई मिल के बड़ी ई बनता है, उ प्लस उ मिल के बड़ा उ बनता है, री प्लस री मिल के बड़ा री बनता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए अगला डालिएगा प्लुत स्वर, तीसरा। तीसरा प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर, बोले जिस स्वर के जिस स्वर के उच्चारण में जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। होगा, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है। जैसे ये देख लो, तीन का अंक बना होता है। क्या बना रहता है? 3 का अंक बना होता है। ये देखिए, ये हमारा क्या रहा? ये हमारा स्वर क्या रहे? स्वर। यानी स्वर कितने बताए हमने? 3। कौन कौन? देखिए, इसको एक सूत्र के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। बात नहीं करिए ना, अरे बात ना करो भाई आप लोग। जो आपको लिखवाए है ना वही याद करना, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस बता दे रहे हैं। देखिए भाई, लिखा है कि एक मात्रो भवते ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लोतो ज्ञो व्यंजनः अर्धमात्रः मात्रिकम। यानी इसमें देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि एक मात्र किसमें लगता है? ह्रस्व में। एक मात्र किसमें लगता है? ह्रस्व में। द्विमात्र किसमें लगता है? दीर्घ में। त्रिमात्रा किसमें लगेगा? प्लुत में। और जो ये व्यंजन होता है ना वो अर्धमात्रिक होता है, यानी बिना मात्रा का व्यंजन होता है उसमें। जैसे हम लोग इसको व्यंजन बोलते हैं क, ठीक है ना। अब इसमें एक उसके स्वर के सहयोग से बोला जाता है व्यंजन, तो वही लिखा है। देखिए, एक मात्रो भवेतु हर्षो, एक मात्रो भवेतु हर्षो, दीर्घ मात्रा दीर्घ उच्यते, यानी 2 मात्रा के उच्चारण में क्या? दीर्घ बोला जाता है। फिर त्रिमात्रास्तु प्लुतो, त्रिमात्रास्तु प्लुतो,
ज्ञो व्यंजना अर्ध मात्रिकम, ज्ञो व्यंजना च अर्ध मात्रिकम। आया समझ में? च मतलब और होता है, और के लिए क्या बोलता है? च। यानी इसका कहने का अर्थ क्या है कि एक मात्रा जब रहेगा तो ह्रस्व होगा, और उसके बाद से दो मात्रा रहेगा तो दीर्घ होगा, त्रिमात्रा रहेगा तो प्लुत, और क्या बोलते हैं व्यंजन को अर्ध मात्रा बोला जाता है। ठीक है ना? आई बात समझ में कि एक मात्रा भवते ह्रस्व दीर्घ मात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो न व्यंजने है च अर्ध मात्रिकम। आया समझ में? आई बात समझ में? यह सूत्र समझ में आया कि नहीं बताएं पहले। चलिए हाँ लिखना है तो लिख लीजिए इसको, बुक में भी आपके दिया हुआ है। इसमें तो दिया है कि स्वरों के ज्ञान के लिए छात्र छात्रा इस निम्न श्लोक को कंठस्थ कर ले। यानी क्या करेंगे, जो विद्यार्थी गण है इसको याद कर लेंगे, और याद करना कठिन नहीं है, आसानी है। चलो देख लो एक बार और सुन लो। देखिए, एक मात्रो भवतु ह्रस्व, एक मात्रो भवतु ह्रस्व दीर्घ मात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ मात्रा। अच्छा आप लोग बोलिए पीछे से, एक मात्रा भवते ह्रस्व द्वि मात्रा दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजनम च अर्धमात्रम। यही है इसका श्लोक। आया समझ में? बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं? अब अगला हेडिंग आप डाल दीजिएगा व्यंजन। व्यंजन जिसको क्या बोलेंगे? हल। क्या बोलेंगे? हल। बताइए ये बात जो पढ़ा समझ में आया कि नहीं? संस्कृत समझ में आया है? बोलिए। तो बस आप जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे याद करेंगे। जैसे आपको बोला गया महेश्वर सूत्र याद करने के लिए ना, महेश्वर सूत्र याद कर लीजिएगा। जब आप महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे तो और आपको क्या मिलेगा? आसानी पड़ेगा। ठीक है ना शिवानी? महेश्वर सूत्र क्या करना है? बोलने नहीं है, बोलोगे तब ना। आप अपने घर पे उसको बोलेंगे जैसे तो तभी ना आएगा। अब डायरेक्टली थोड़े ना आ जाएगा, जीभ को तोड़ना पड़ता है। हाँ क्या बोलिए ना? अरे वो मैं कितना भी बार बोल दूंगा तो मुझे याद होगा, तुम्हें याद नहीं होगा। तुमको अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या, इनको क्या लग रहा है? इनको अच्छा लग रहा है कि सर जी के मुख से अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगने की बात नहीं है, अच्छे से कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होना चाहिए, आपको एग्जाम में लिखना है, आपको एक नंबर मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। अब इससे अच्छा आपको कब लगेगा? जब मैं आपको रूप पढ़ाऊंगा। हाँ रूप जब पढ़ाता हो, गुरु गुरु गुणम वाला पढ़ाता हो ना, तब आपको अच्छा लगेगा। अभी तो ये आपका टेलर है।